Good morning, everyone. I had to cancel all my plans for the day and stay at home in this attire. There are multiple reasons, and number one is you must be getting a view of my eye. देखो कैमरा में देखने से तो कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं कैमरा में दिखा रही हूँ. आई हैव डेवलप्ड छोटा सा आई इन्फेक्शन. मेरे को कल रात को ही पता लग गया था, बट मुझे लगा था कल रात को आई ड्रॉप डाल के ठीक हो जाएगा, बट ये पूरी तरह नहीं किया है. इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ फ़ोन में या लैपटॉप में देख के करने वाला कोई भी काम और बाहर जाना, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ मोर बिकॉज ऑफ डस्ट एलर्जी. And I have informed you in my last two vlogs, I think, that I am suffering from some bad throat, and with me it goes with time, so it's still taking time, but I'm a lot better. Almost सब कुछ ठीक हो ही चुका है. Last stage of cold, I mean last stage of recovery, बट नथिंग टू वरी अबाउट. आई हैव स्टार्टेड टेकिंग आई ड्रॉप्स मेडिकेशंस, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा. आई थिंक मोर सो बिकॉज इट्स माई मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम. माई बॉडी इज़ प्रोन टू इन्फेक्शंस, सो दैट इज़ वाई आई एम कैचिंग ऑल दीज थिंग्स. बट या इट्स अ बिट इरिटेटिंग टू बी ऑन योर पीरियड साइकिल टू हैव अ बैड थ्रोट एंड टू डेवलप दिस आई इन्फेक्शन. मुझे ऐसे एज सच कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट ये चीज़ें मिल के इसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा मेरे लिए इरिटेटिंग सा हो गया है. बट वी वोंट गेट इरिटेटेड बिकॉज वील एनीवे हैव टू मेक अ डे प्रोडक्टिव, सुपर प्रोडक्टिव, जैसे हम बोलते हैं हमेशा. आई मीट यू. कि मत सोच रहा फ़ोन चला रही. So yes, it's true that while at home you'll have to give explanation about every time you pick up your phone, every time you pick up a call, even if it's work related. It was my dalia that is kind of my favorite thing these days. Here's a sleepy afternoon. Reminds me of my school days. Whenever I used to get back from school, on most of the days I used to sleep for an hour or so. So those afternoons used to be really relaxing, and this is one of such afternoons. And I thought, अगर मुझे ज़्यादा स्क्रीन नहीं देखनी है, लैपटॉप नहीं चलाना है, ड्राफ्टिंग नहीं करनी है, कोर्ट नहीं जाना है, डस्ट में नहीं निकलना है, व्हाट कैन आई डू? सो बस मेडिकेशंस लेते हुए, आई ड्रॉप्स डालते डालते, आई हैव बीन रीडिंग वन और द अदर बुक्स, एंड दिस इज़ द वन दैट आई हैव स्टार्टेड रीडिंग अभी. तो बस यही, ज़्यादा ये भी रीड नहीं करी. मे बी आई एम रीडिंग फॉर 10-15 मिनट्स और उसके बाद बस पॉज. सी, इस बुक के ऑथर एक जज है और वो अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ मिथ्स बस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके अकॉर्डिंग मिथ हैं. सो अगर आप भी फैसिनेट होते हैं ऐसी बुक से, ऐसी कॉन्सेप्ट से, लॉयर्स से, लॉ स्टूडेंट्स से, जजेस से, और आप लॉ स्कूल एंटर करना चाहते हो, तो आपकी स्क्रीन पे आपको बहुत बड़ा ऑफर, सरप्राइज, गिफ्ट जो कह लो वो दिख रहा होगा. इतना बड़ा ऑफर इसको मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा आज तक मैंने खुद नहीं देखा है. आपको या तो 10% या 20% नॉर्मल सब्सक्रिप्शंस पे ऑफर मिलता है, डिस्काउंट मिलता है. बट राइट नाउ इफ़ यू आर इन क्लास 12th या आप क्लास 12 में आने वाले हैं, आपको क्लास 12 का भी प्रिपेयर करना है, बोर्ड्स भी अच्छे से देने हैं, और क्लैट 2024 के लिए भी प्रिपेयर करना है. आप चाहते हो कि आप एक अच्छे लॉ स्कूल में भी जाओ, आप एक अच्छे से NLU में या और किसी अदरवाइज गुड लॉ स्कूल में एंड अप करो, और क्लास 12th में भी आपके बोर्ड्स में एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आए. तो आप ये कंबाइंड कोर्स ले सकते हो अनअकैडमी से, जिसपे आपको 28 ऑफ फरवरी तक 40% का ऑफ मिल रहा है. ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसलिए क्विक एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है. सो आपको 40% ऑफ तो मिल ही रहा था, साथ साथ आपको अप टू 2 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा. मतलब अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपका वो सब्सक्रिप्शन 12 महीने का ना होके 14 मंथ्स का हो जाएगा, विच इज़ इवन बेटर फॉर यू. यू जस्ट हैव टू गो टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर एक नंबर भी दिया है, उस पर कॉल करके आप ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेने हैं बिल्कुल अच्छे से पूछ सकते हो, और कोई भी क्वेरीज है तो सॉल्व कर सकते हो. कोड यूज़ करना नहीं भूलना है, VLOGish. एक ये बैच है सक्सेस NLU बैच. ऑल दोज हु वांट टू एम फॉर एन NLU ओनली, यहाँ पे आपको ऐसे एजुकेटर्स मिलेंगे जो आपको सब कुछ बताएंगे आपके इस एम से रिलेटेड, आपके गोल से रिलेटेड. आई डोंट थिंक यू शुड वेट एनी फर्दर. बस सिंपली जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करो. कोड ज़रूर यूज़ करना है VLOGish, अदरवाइज इसके बिना कोई ऑफर नहीं मिलेगा. Good morning, beautiful people who are watching this video. This is the next day, and here are some beautiful flowers. मेरी आँख का अपडेट ये है कि I feel perfectly fine today. थोड़ा सा ये जो थ्रोट इश्यूज़ हैं वो रह रहे हैं, बट ये भी बस अब हो ही गए ठीक. सो ऑल्दो इट्स अ सैटरडे, आई विल बी गोइंग टू द ऑफिस. देखते हैं, नेक्स्ट वीक का प्लान करना है. कुछ ड्राफ्टिंग करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है आज कंप्लीट करनी, और बस वही करते हुए आज इस व्लॉग को कंटिन्यू भी करेंगे और आपसे मिलेंगे भी. आई एम थिंकिंग कि कुछ ड्राफ्टिंग के बारे में बात हो जाए आज.
King of the road, trailer for sailoring, man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give, man, me, don't pay no. Yes, so it's a Saturday. The thing is just that I had really long meetings today. और क्लाइंट मीटिंग्स एक्चुअल में बहुत लंबी टर्नआउट हो जाती है, कब आपको पता नहीं चलता. मैंने आपको बोला था कि हम कुछ एक ड्राफ्टिंग के बारे में बात करेंगे. सो आई वॉज लुकिंग एट सम ऑफ माई नोट्स. तो मैंने सोचा देखती हूँ क्या क्या ऐसी ड्राफ्टिंग की चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं बहुत ज़्यादा, आपको मैं बता दूँ. मैंने ऐसे ही ड्रॉर खोला तो देयर केम आउट अ नोटबुक, जिसको होता है ना हमारी कॉलेज की नोटबुक्स अधूरी सी रह जाती है, उसको हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ करने लगते हैं. तो मैं उसके बैक पेजेस यूज़ कर रही थी, एकदम से बीच का पेज खुला, मैंने देखा एक टाइम टेबल है. Now I wondered what this timetable is about. So I have a timetable that I must be following sometime in college. अब मैं दिखाती हूँ आपको. हाँ, तो मैं बोल रही थी ये मैंने ड्रॉप खोला था और ये टाइम टेबल निकला है यहाँ से. सी हाउ इनोसेंटली आई मेंशन कि 7:30 AM पे कॉलेज जाना है, 9 इस टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ना है, 9-10 तक, जब तक मतलब 9-10 तक का मेरा मतलब था जब तक मैं कॉलेज पहुँचती रही हूँ, जब तक आई एम इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग टू कॉलेज. आई थिंक इट मस्ट बी फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर की बात होगी ये सब. क्योंकि फिफ्थ ईयर के भी लास्ट सेमेस्टर की, 9th सेमेस्टर की बात होगी ये, क्योंकि उससे पहले मैं स्कूटी से कॉलेज जाया करती थी. तो स्कूटर पे जाते हुए ऑफ कोर्स यू कैन नॉट ग्लैंस एट द न्यूज़पेपर टिल 9-10 AM. सो दिस इज समथिंग ग्रेट. ऐसा मुझे कुछ नॉस्टैल्जिया जैसा नहीं, बट अच्छा लग रहा है इसको देख के. फिर 9-10 to 1:30 क्लासेज, और ये IPC पढ़ना था मुझे फॉर सम रीज़न 4th ईयर में आके, आई डोंट नो वाई. फिर ओह वाओ, ये 8 to 9 PM का टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगा, डिनर एंड एन्जॉय. तो अब ना मेरा थोड़ा डिनर का टाइम और थोड़ा प्रीपोन हो गया है. ये प्रीपोन टाइम 7 बजे पे आ गया है अब. बट आई ट्राई टू हैव माई डिनर एट 7 PM रात को. फिर 10 PM का स्लीप टाइम, अभी भी 10 PM ही है, बट अब मैं 10 PM पे एग्जैक्ट सो नहीं पाती हूँ, विच इज़ बैड ऑन माई पार्ट, आई एग्री. एनीवे, जजमेंट्स देखने वाली चीज़ आज भी रहती है. अब ये आधे घंटे में नहीं, अब ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि ऑफ कोर्स इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग तो आपको ये रोज़ रोज़ अपडेटेड रहना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. look at these little hearts I made with sleep. I still have this lovely love relationship with my sleep schedule. मुझे एक और चीज़ मिल गई जो मैं लॉकडाउन में कर रही थी, जो कि मैं पहले भी बहुत बार करने की कोशिश कर चुकी हूँ, और वो थे गिटार लेसन्स. मुझे गिटार लेसन्स के भी नोट्स मिल गए हैं. पता नहीं, शायद मैं तो भूल ही गई होगी अब गिटार को कैसे बजाते हैं, कैसे होल्ड करते हैं. थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है. बाय द वे, आई हैव लर्नड गिटार बिना किसी प्रोफेशनल असिस्टेंस के. थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा कुछ खास बजाना नहीं आया था, बट आई यूज़ टू प्ले हारमोनियम व्हेन आई वाज लिटिल. सो उसमें मैंने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था मेरे पास. आई यूज़ टू लर्न क्लासिकल म्यूज़िक और साथ में मैं हारमोनियम बजाती थी, बहुत छोटे से ही. देयर इज़ समबडी एट द डोर. सो ये है मेरे गिटार लेसन्स. यहाँ से मैंने शुरू किया था और यहाँ पे ख़त्म. नहीं, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं है, ये आगे और जाएगा. I came back home and had this very beautiful looking strawberry shake. उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ important चीज़ें. See, I was considering talking about restitution of conjugal rights petition in this vlog actually, but something I realized while drafting this case is that restitution of conjugal rights का जो provision है section 9 of the Hindu Marriage Act, I mean for Hindus, those who marry under the Hindu Marriage Act, is quite baseless, because what I have seen is a lot of people file RCR restitution just because they want to obtain divorce later. So they think that, which is actually not wrong also. They think that it's a step towards divorce. That means if the wife will not comply with the decree of restitution of conjugal rights passed by the court, then it will become a ground for me obtaining divorce from her. It will become a ground for divorce. क्योंकि लॉ कहता है ना कि अगर आपके फेवर में एक RCR की डिक्री है, उसको 1 ईयर तक कंप्लाई नहीं किया गया है, तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा. बट लोग हमेशा 2 बातें इग्नोर कर देते हैं, और एंड दोज 2 थिंग्स आर, नंबर 1 कि पहला तो ये भी हो सकता है कि आपके फेवर में RCR की डिक्री आए ना. हुज टेलिंग यू कि शॉर्ट गारंटी है कि आपको रेस्टिट्यूशन मिलेगा ही मिलेगा. सेकेंड थिंग, अगर कोर्ट्स को, सेकेंड थिंग मैं
ओके तो मैंने एक इमेज खोल ली है ये वाली आपको फील लाने के लिए, ऐसे ही गूगल पे टाइप करके। सो बिकॉज आई कुडंट शो यू द रेस्ट ऑफ द पिटिशन, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसमें थोड़ी पर्सनल डिटेल्स है और रेस्टिट्यूशन का केस है तो पता नहीं क्या क्या डिटेल्स है, छोड़ो खैर उस बात को। पॉइंट ये है कि अगर कोर्ट को ज़रा सा भी पता लग गया कि आपका अल्टीमेट मोटिव जो है वो डिवोर्स है, तो कोर्ट वैसे ही आपके फेवर में रेस्टिट्यूशन ग्रांट नहीं करने वाला। If you don't believe me, you can definitely visit various judgments, read all of them that are available on this concept. रीज़न बीइंग कि रेस्टिट्यूशन के पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए। कोर्ट्स बोलते हैं कि रेस्टिट्यूशन का ओनली मोटिव होना चाहिए कि आप अपने स्पाउस के साथ रहने का एक अटेम्प्ट करना चाहते हो। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं आपको रेस्टिट्यूशन मिल गया, वाइफ ने अग्री कर, और वाइफ भी आपकी बड़ी मतलब स्मार्ट निकली और वो अग्री कर जाती है कि मैं आ रही हूँ आपके साथ रहने, और उसने आपके खिलाफ कोई फॉल्स केसेस भी फाइल कर रखे हैं, बहुत कुछ कर रखा है। ऐसा बहुत बार होता है, वाइफ्स या हस्बैंड्स कर देते हैं ऐसा बहुत बार। स्पाउसेस में जब झगड़ा होता है तो पता नहीं वो किस किस हद तक गिर जाते हैं, वो हम लोग कई बार इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं दोनों ही जेंडर्स की बात कर रही हूँ। अब अगर आप उस समय पे अपने स्पाउस को वापस एक्सेप्ट करते हो, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, दैट मीन्स आपने उसकी सारी गलतियों को कहीं ना कहीं कंडोन कर दिया है। आपने बोल दिया ठीक है, अब पहले जो भी हुआ था, बट अब मेरा एक ये ऑनेस्ट एफर्ट है आपके साथ रहने के लिए, तो इसलिए आप आओ मेरे साथ रहो। अब हम अपनी मैरिड लाइफ को दोबारा से अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, साथ रहने की कोशिश करेंगे। तो लोग आरसीआर फाइल करते हुए ये भी भूल जाते हैं कि आपका स्पाउस बहुत आपसे ज़्यादा चालाक निकल सकता है, एंड द स्पाउस कैन कम बैक, स्टे विद यू एंड गेट ऑल हिज और हर ऑफेंसेस, ऑल हिज और हर एक्ट्स कंडोन्ड। फिर आप उस ग्राउंड पर डिवोर्स मांगने लायक भी नहीं रहोगे। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है कि देखो, लोगों को, आप लोग भी अगर जनरल पब्लिक हो, आप लोगों को भी बहुत कुछ पता लग गया, आई नो लॉ से रिलेटेड, बट थोड़ा सा ये सब चीज़ें करने से पहले, ऐसा कुछ भी करने से पहले आपको बहुत बार सोच लेना चाहिए। इसलिए मैंने बहुत लोगों को, बहुत एडवोकेट्स को कहते हुए सुना, और कहीं ना कहीं मुझे भी रियलाइज़ होता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स बड़ा ही यूजलेस सा प्रोविज़न है। इसका काम क्या है मुझे समझ नहीं आता है कई बार। तो मतलब अगर किसी स्पाउस ने अपने वाइफ या हस्बैंड की सोसाइटी से विड्रॉ भी कर लिया, वो बिना किसी रीज़न के कहीं दूर रहने चली गई है, आपसे नहीं बात करती है, हस्बैंड चला गया है, तो मतलब बहुत केसेस में तो मैंने देखा है कि आप कंपेल भी कैसे कर सकते हो उनको साथ रहने के लिए। बट एनीवे, ऐसे कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। बट अगर आप इसको सिर्फ डिवोर्स के टूल की तरह से यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, तो इफ़ यू आर लकी इनफ तो डेफिनेटली आपका एक ऐसी चीज़ है जो डिवोर्स के टूल की तरह से यूज़ हो जाएगी। बट दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर केस, नॉट इन एवरी केस इट्स अ सूटेबल रिकॉर्स टू टेक। सो अगर आपका केस ऐसा है तो ज़रूर आपके एडवोकेट आपको ये सलाह देंगे। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप उनकी बात मान लेना, और ये ज़बरदस्ती ना करना अपने एडवोकेट से कि प्लीज़ आपका आरसीआर ही फाइल करें। ये बहुत ज़रूरी है आपका फाइल करना। आप कोर्ट को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो देखो, मेरी वाइफ तो कोर्ट की डिग्री होने के बाद भी मेरे साथ आके रह नहीं रही है। और ये मत सोचना कि बस आरसीआर फाइल कर दिया, अपने फेवर में डिग्री आ गई तो हो गया। उसका एग्जीक्यूशन भी तो कराना पड़ेगा ना आपको। अगर आपने ही उस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं कराया तो फिर से बात आपके ऊपर आ जाएगी कि आपने खुद ही तो डिग्री एग्जीक्यूट नहीं करवाई है। तो दूसरा, एग्जीक्यूशन पिटिशन भी तो फाइल करनी पड़ेगी ना, उस केस को भी तो लड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो डबल आपके ऊपर एक लीगल एक्सपेंस भी आने वाला है। तो अपने एडवोकेट से प्लीज़ उनकी बात मानते हुए चलना। ऐसा ना हो कि आप डॉक्टर के पास जाएं और खुद ही अपनी बीमारी भी बता दें, खुद अपनी दवाई भी सजेस्ट कर दें। सजेस्ट करना इज़ नॉट बैड, क्वेश्चंस पूछना इज़ नॉट बैड, बट डेफिनेटली कंसिडर whatever a person who's well versed with laws is saying. बाकी कुछ इस तरह से फाइल होती है रेस्टिट्यूशन की पिटिशन। मेमो ऑफ पार्टीज़ में इट्स वेरी टेक्निकल सिंपल थिंग, जिसमें कि पार्टीज़ का पूरा नाम, पार्टीज़ का एड्रेस, ये सब आता है। पिटिशन में आप अपने ग्राउंड्स लिखते हो, क्यों आप रेस्टिट्यूशन के लिए आ रहे हो, पहले अपने फैक्ट्स बताते हो। इन केसेस में अपने फैक्ट्स को बहुत अच्छे से स्टेट करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी रीज़न की वजह से आप रेस्टिट्यूशन क्लेम करना चाह रहे हो, आप बिल्कुल क्लियरली बताओगे कि कब आपके स्पाउस ने विड्रॉ किया था, क्या क्या हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। आप बिल्कुल क्लियरली डेट स्टेट करोगे, अपनी मैरिज के बारे में बताओगे, आपके बच्चे कितने हैं, ये सब कुछ आपको अच्छे से यहाँ पे बताना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि आपके मैरिज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या और भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास वो लगते हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव, मैनी पीपल फेस दिस प्रॉब्लम दैट आई डू नॉट हैव माई मैरिज कार्ड और फोटोग्राफ्स, तो उसके केस में आप एफिडेविट ऑफ मैरिज बना के लगवा सकते हैं अपने क्लाइंट से, या अगर आप खुद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए देख रहे हैं तो आप भी ये काम कर सकते हैं। उसमें कोई इतनी बड़ी डरने की बात नहीं है कि मेरी मैरिज कैसे प्रूव की जाएगी, नॉट अ प्रॉब्लम।
बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, स्पाउसेस को ऐसा लगता है, मैंने बहुत बार हस्बैंड्स का ये मिसकंसीव नोशन देखा, उनको लगता है कि अगर उनके फेवर में एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री है, कोर्ट ने उनकी वाइफ को डायरेक्ट किया है कि वो आके उनके साथ रहें उनके मैट्रिमोनियल होम में, उनके घर में दोबारा से, तो उनको बहुत बार लगता है कि दे हैव अ राइट टू फोर्स देयर स्पाउस फॉर कोहैबिटेशन, विच मीन्स दे हैव अ राइट टू फोर्स देयर स्पाउस, दे हैव अ राइट टू डायरेक्ट देयर स्पाउस फॉर सेक्शुअल रिलेशनशिप, फॉर मेंटेनिंग सेक्शुअल रिलेशंस, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। हाई कोर्ट्स ने बहुत बार बोला है, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत टाइम से बोलता आ रहा है, मतलब इसमें वो बहुत ही पुरानी और वो जजमेंट है जो आज तक लॉ है, 1984 जजमेंट, सरोज रानी इस केस, सरोज रानी वैसे सुदर्शन कुमार, वहाँ पे कोर्ट ने तभी क्लियरली बोल दिया था कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, रेस्टिट्यूशन पास करने के बाद भी अगर आपकी वाइफ कंप्लाई नहीं करना चाहती है डिक्री के साथ तो हम फोर्स नहीं कर सकते किसी भी केस में, और घर में रहने के लिए तो हम फिर भी डायरेक्ट करते हैं, लेकिन हम किसी को भी कोहैबिट करने के लिए, दैट मीन सेक्शुअल रिलेशंस मेंटेन करने के लिए नहीं फोर्स कर सकते, और हस्बैंड्स को भी ये मिसकंसीव नोशन नहीं रखना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ ना इसलिए भी एड्रेस करनी थी बिकॉज दीज आर द प्रॉब्लम्स पीपल कीप फेसिंग डे टू डे, बीट हस्बैंड्स और वाइफ्स। जब भी उनकी रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम आने लगती है तो वो लॉ का रिकोर्स लेने की कोशिश तो करते हैं, बट जिस बिलीफ पे वो लॉ का रिकोर्स लेने की कोशिश करते हैं वो बहुत बार मिसकंसीव्ड होते हैं, बहुत बार गलत ग्राउंड्स पे बेस्ड होते हैं। तो आप सब लोगों को आई होप कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो इस वीडियो से मिली होगी। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई फील वेरी हैप्पी टू मेक more videos related to these kind of concepts. If not, I can just say that I hope this was a good vlog, and with this I'll say I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.